नमस्कार। राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर छत्तीसगढ़ भाजपा में इस वक्त कौन बनेगा जिला अध्यक्ष वाला खेल शुरू हो गया है। जिसे जितनी आवश्यकता है वह उतना खबर प्लान करवा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है और कुछ ट्रेडिशनल मीडिया में भी स्थानीय पत्रकारों से मिलकर खबरों को छपवाया जा रहा है। बाकायदा संख्या भी समझाई जा रही है कि कुल 22 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। दरअसल ये फिगर स्वयं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव के पास भी नहीं होगा और पार्टी के रणनीतिकारों के पास भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, बाकायदा अष्टमी की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है कि फलानी डेट को फलाना अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनने वाला है। जब स्थानीय अखबारों से यह खबर आम कार्यकर्ताओं तक आती है तब वहां जाहिर तौर पर गुटबाजी जो पहले से कायम है उसे और हवा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूदा समय छत्तीसगढ़ में दिक्कत यही है कि पहले से कायम गुटबाजी से आखिर कैसे निपटा जाए। छत्तीसगढ़ भाजपा से डी पुरेंदेश्वरी की प्रभारी के रूप में विदाई के बाद कुछ बड़े छत्रप और बड़े चेहरे एक बार फिर लगातार मीडिया के सामने आने लगे हैं, जिन्हें पहले दूर रखा गया था। डी पुरेंदेश्वरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो आजू बाजू बड़े नेता जरूर बैठे रहते थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की भाव भंगिमा को देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता था कि उन्हें किस कदर समझाइश दी गई होगी। लेकिन अब लगातार डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे जैसे तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो लगातार मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं और संदेश भी साफ दे रहे हैं 2023 के लिए। 2018 में भी ये वही बड़े चेहरे थे जिन्हें कुर्सी का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव के कुछ पहले 23 मार्च 2018 को सरोज पांडे को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया था और चाउर वाले बाबा के रूप में इमेज बना चुके डॉक्टर रमन सिंह ढेर सारे मोबाइल फोन बांटने के बाद भी बुरी तरह पराजित हो गए। आज मैं इस पुरानी कहानी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर रिचार्ज होकर जिस तरह से आगे की तैयारी कर रही है उससे संदेश एकदम साफ है कि 2018 में चुनाव हारने के बाद अब तक जो नहीं देखा गया था वो आने वाले समय में यानी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले देखा जाएगा। लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। 3 नवंबर को बिलासपुर में भारतीय जनता महिला मोर्चा की ओर से 1 लाख महिलाओं को सड़कों पर उतार कर आंदोलन के माध्यम से शराबबंदी जैसे ज्वलंत विषय में सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। ऐसी ही कई अन्य तैयारियां जो अब भी चल रही है वह है किसी तरह से संगठन के अंदर प्रवेश करना। यानी अभी जो मौजूदा समय में करीब 55-56 के आसपास जो कार्यकारिणी बनी है उसमें पदाधिकारी बनाए गए हैं, उसमें मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन अभी इनके अंदर कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हुआ है और नए सिरे से जिला अध्यक्ष भी तय नहीं किए गए हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर खाने अभी पदाधिकारी बनने की होड़ या लालसा कायम है। मैं इसे महत्वाकांक्षा नहीं कहूँगा, लालसा कहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 15 साल की सत्ता के दौरान जो लोग ज़्यादा फायदे में थे वे अब भी आगे फायदा चाहते हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है जो संगठन में कहीं ना कहीं अब भी हावी होते नजर आ रहे हैं। राजनीति को सेवा का माध्यम बताने वाले भाजपा के ऐसे बड़े चेहरे अभी भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करते नजर नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में अपने समर्थकों के माध्यम से या प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया की टीम लगाकर लगातार हावी होने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोशिश है कि सड़कों के मामले में किस तरह से सत्ता का पथ तय किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के अभी भी सबसे बड़े चेहरे बने हुए डॉक्टर रमन सिंह का दावा है कि 2018 में हमने सड़कों की मरम्मत के लिए 520 करोड़ उपलब्ध कराए थे और अभी 2022-23 में सड़कों के लिए मौजूदा सरकार ने महज 138 करोड़ ही उपलब्ध कराए हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर रमन सिंह के सबसे करीबी और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक भाषा में उनके द्वितीय पुत्र राजेश मूणत ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पीडब्ल्यू मंत्री रहते हुए जो अध्ययन किया उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 62,083 किलोमीटर की कुल सड़कें बनाई थी। इनमें सभी तरह की सड़कें शामिल है। हालांकि कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद ने फौरन पलटवार करते हुए कह दिया कि ये सब झूठे और फर्जी आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश के जमाने में जो सड़कें बनी थी उन्हें भी अपना बताया जा रहा है और मुरम वाली सड़कों को भी पक्का बताया जा रहा है। ऐसे तमाम आरोप सुशील आनंद शुक्ला की ओर से भी लगाए गए हैं। दरअसल सड़क एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा सदाबहार रहता है
है। सड़क, बिजली, पानी, आपने सुना होगा कि चुनाव के समय यही नारे हमेशा लगते रहे हैं और मौजूदा समय में भी छत्तीसगढ़ में जो सड़कों की हालत खराब है उसे देखकर राजनीति भला कहाँ चुप रहने वाली थी। ऐसे ही नहीं चुप रहने वाले नेताओं में एक है सरोज पांडे, जिनका एक वीडियो उन्होंने खुद वायरल करवाया। कोरबा जाते वक्त सड़कों पर उतरकर जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बातें रखी, आमतौर पर एकदम युवा पीढ़ी इस तरह के वीडियो बनाती है, ब्लॉग बनाती है, तब वो अपनी बातों को रखती है। सरोज पांडे इस अनोखे अंदाज में पहली बार नजर आई और उन्होंने अपनी प्रोफेशनल टीम को भी लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी में उनके जो समर्थक हैं उन्होंने भी इस वीडियो को वायरल करते हुए बताया कि हमारी दीदी सड़कों के मरम्मत को लेकर कितनी संजीदा है। सड़कों की समस्या को लेकर लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ी रणनीति चली है। तभी एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मीडिया के सामने आ रहे हैं। इसे लेकर भाजपा के नए प्रवक्ता संदीप शर्मा ने भी कुछ कहा है। सड़कों की हालत ये है कि मैच देख करके जाने वाले जो हमारे दर्शनार्थी हैं वो सड़क के हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। सड़कों की हालत इतनी जर्जर है कि वहां पर चलना मुश्किल है। सड़क और शराब की समस्या से कहीं आगे कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जहां आवश्यकता है कि विपक्ष को आम जनता के लिए उठाना चाहिए, लेकिन अभी 2 महीना पहले ही चार्ज होती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी ऐसे मुद्दों तक पहुंच पाना दूर की कौड़ी नजर आता है। यही कारण है कि सूरजपुर के भरवाई में जो एक अवैध मदरसा संचालित है, उस वहां 10 साल से मदरसे में आसपास के अन्य राज्यों की लड़कियों को उर्दू की शिक्षा दी जाती है। यहाँ एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया और आत्महत्या के बाद उस लड़की के साथ पढ़ने वाली उसकी सगी बहन ने मदरसे के मौलवी पर गंभीर आरोप लगाए कि वह उसे अकेले में रात को बुलाता था और कमरे से निकलने के बाद उसकी बहन रोती थी। वो वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा या भाजपा मौन रही। हालांकि कवर्धा इलाके के पंडरिया कुकदूर में बुधराम बैगा के फांसी के मुद्दे पर स्थानीय सांसद संतोष पांडे दौरा कर आए। उन्होंने बुधराम बैगा की मौत पर 1.5 करोड़ का मुआवजा मांगा। दरअसल पिछली 10 सितंबर को बुधराम बैगा ने आत्महत्या की थी। आरोप लगाया गया कि सागौन लकड़ी काटते समय वन विभाग के 2 अधिकारी उस पर दबाव बना रहे थे कि वह 50,000 की रिश्वत दे। इसी प्रताड़ना से बुधराम बैगा ने आत्महत्या कर ली। भाजपा ने हालांकि इस मुद्दे पर वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय के नेतृत्व में एक अन्वेषण टीम बनाई है। वो टीम वहां जाएगी, उनके परिजनों से मिलेगी और इस मुद्दे को भी आम जनता तक लाने की कोशिश होगी। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जहां विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी बीते 4.25 सालों में भी हमलावर हो सकती थी। आने वाले दिनों में ऐसे कई अन्य मुद्दे सामने आते रहेंगे। ज्यों-ज्यों विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे त्यों-त्यों राजनीति का पारा और ऊंचा चढ़ता जाएगा। इन सब पर हमारी बारीक निगाहें बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर सरोज पांडे जिस दुर्ग जिले से आती हैं, उस दुर्ग जिले में संगठन की दृष्टि से 2 जिले हैं, दुर्ग जिला और भिलाई जिला। यहाँ जबरदस्त गुटबाजी है, जहाँ अधिकांश पदाधिकारी उन्हीं की मर्जी से बनाए गए हैं। यही कारण है कि दुर्ग के लोकसभा सांसद विजय बघेल भिलाई में अपना जिलाध्यक्ष बनवाना चाहते हैं और मौजूदा समय में सरोज पांडे के समर्थक जिला अध्यक्ष से अलग कोई ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जिसके नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाए। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हैं जहां स्थानीय नेता खबरों को प्लांट करवा रहे हैं, स्थानीय अखबारों में छपवा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से खुद के नाम को आगे कर रहे हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है, जो तासीर है, वह इस तरह की नहीं है कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर खुद का नाम इस तरह से प्रस्तुत किया जाए। लेकिन 15 साल की सत्ता के मौसम में भारतीय जनता पार्टी के किसी बदलाव को समझना हो तो मैं आपको वर्ष 2017-18 के एक कार्यक्रम की याद दिलाऊंगा जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश महामंत्री पवन साय के पोस्टर भिलाई के सड़कों में लगाए गए थे और वे बाकायदा मंच पर भी थे। आमतौर पर संगठन मंत्री जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं, संघ से आते हैं, वे कभी मंच में भी नहीं होते और उनके पोस्टर लगना तो दूर की बात है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब आमतौर पर संगठन के ये महामंत्री जो प्रचार से दूर रहते हैं, उनके विज्ञापन खुलेआम छपने लगे। एक बार नहीं, कई बार छपने लगे। उनकी ओर से भी कभी रोका नहीं गया, ना तो सौदान सिंह ने रोका, ना तो कभी पवन साय ने रोका। ये कारण है कि सत्ता के दौरान पैदा हुए नेता और उनके समर्थक अब भी अपने अनुसार संगठन को चलाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी लॉबी है, इनसे पार पाना भी मौजूदा समय के रणनीतिकारों के लिए एक बहुत बड़ी
चुनौती होगा, तभी 2023 तक भारतीय जनता पार्टी अनुकूल परिस्थिति में आ सकती है। कांग्रेस की नज़र भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही लोगों पर है कि वहां से कांग्रेस किस तरह से अपना फायदा उठा सकती है। जो त्याग, तपस्या और बलिदान की बात करने वाले समर्पित, अनुशासित कार्यकर्ता होने का दावा किया जाता था भारतीय जनता पार्टी में, उनकी संख्या अब कहीं कम नजर आ रही है। वह इसलिए क्योंकि उन्हें अब भी मौका नहीं दिया गया है और मौजूदा समय में जो जाने पहचाने चेहरे पदाधिकारी हैं उनसे भी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस समय जहां राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा इसका सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी पड़ने वाला है। वहां कांग्रेस के स्थानीय रणनीतिकार जो खुद को मौजूदा समय में असहज महसूस कर रहे हैं, उनके सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि 2023 तक किस तरह से कांग्रेस की विचारधारा के नाम पर हम एक बार फिर से सत्ता हासिल कर सकें। वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इन कमजोरी का फायदा उठाने से पीछे नहीं चूकने वाली। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरा कौन सा होगा, यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या बनने वाला मुद्दा होगा। हालांकि भाजपा की ओर से इस पर बारंबार सफाई दी जाती है कि हम रणनीति के हिसाब से प्रत्याशी तय करते हैं, सामूहिक नेतृत्व हमारे यहाँ निर्णय लेता है। तमाम ऐसी बातें जो राजनीति के हिसाब से अनुकूल हो परोस दी जाती है। राजनीति के ऐसे ही उलझे हुए हालात में यहाँ समझने वाली बात होगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस भाजपा के अलावा तीसरा मोर्चा कहीं नजर नहीं आ रहा है, ऐसे उलझे हुए राजनीतिक हालात में आम आदमी, आम व्यक्ति जो यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर 2023 में किसकी सरकार बनेगी। दरअसल यही प्रश्न छत्तीसगढ़ के आम गली चौराहों में किया जा रहा है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। कई लोग सीधे हमसे संपर्क करते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दीजिए और राजनीति की सूचिता को कायम रखने के लिए राष्ट्रबोध की आवाज़ को बुलंदी देने कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपका और हमारा साथ मजबूती से बना रहे। राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तभी राजनीति के माध्यम से समाज और देश का हित होगा। नमस्कार।